सारी बहुत ज्यादा बहुत प्यारी बातें अच्छी बुरी मीठी तीखी बातें विद दिव्यांश राणा। हेलो नमस्ते, एक बार फिर से यू आर वाचिंग बातें विद दिव्यांश राणा। आज जो हमारी गेस्ट हैं वो सिंगर हैं, सॉन्ग राइटर हैं, बहुत कमाल की परफॉर्मर हैं। प्रियांशी श्रीवास्तव नाम है उनका। हेलो, कैसे हो आप? नमस्ते। कैसे हो आप? आई एम ग्रेट, हाउ आर यू? सब परफेक्ट। कैसा रहा आपका दिन? बहुत अच्छा गया और काफ़ी ट्रैफिक में मैं परेशान हुई, लेकिन बहुत अच्छा गया। उसके पहले का पार्ट अच्छा था। अच्छा, प्रियांशी बचपन से सिंगर बनना था? हाँ, क्योंकि मैं एक म्यूज़िकल फैमिली को बिलोंग करती हूँ, तो ओके। जहाँ बच्चे अलार्म सुन के उठते थे वहाँ मैं हारमोनियम की आवाज़ सुन के उठती थी। तो हारमोनियम बजना शुरू हो जाता था, तबला बजना शुरू हो जाता था। तो लखनऊ में आप रहते थे हाँ, बचपन में? तो लखनऊ सिटी में है? मेरा जन्म लखनऊ में हुआ है। मैं 2-3 साल बस जब मैं बहुत छोटी थी तब मैं सीतापुर, एक टाउन है लाइक 70 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम लखनऊ, तो वहाँ पे मेरे बाबा दादी दोनों क्लासिकल म्यूजिशियंस हैं। तो उन्होंने अपना एक खुद का संगीत महाविद्यालय खोला 1952 में। सो व्हेन आई वाज बोर्न, मैं वहीं पे दादी की गोद में खेलती थी, वहीं सोती थी। तो सुबह उठती थी तो हारमोनियम की आवाज़, दादी सिखा रही हैं बच्चों को, बाबा तबला सिखा रहे हैं। तो उस आवाज़ में ही, उस माहौल में, सुर की समझ मतलब हाँ, उसी टाइम से आने लगी जब हमें पता भी नहीं उसी था। टाइम से मुझे पता भी नहीं था ये सब क्या है। वो बस एक चला गया अंदर, रूह के अंदर बस गया। उसके बाद जब मैंने थोड़ा होश संभाला कि मैं कौन हूँ, मुझे क्या करना है, किस लिए हम दुनिया में आए हैं। हाँ, किस लिए हम दुनिया में आए हैं, तो तब से मैंने सा लगाना शुरू कर दिया और पापा के साथ रियाज शुरू कर दिया। तो हाँ, आई गेस आई डिड नॉट चूज म्यूजिक, इट्स दैट आई वोंट से इवन दैट, इट्स जस्ट शायद भगवान ने मुझे म्यूजिक सर्व करने के लिए भेजा है। क्या बात है यार। तो बस उसी के लिए। पर फिर मतलब स्पेसिफिक था बचपन से कि सिंगर ही बनना है? बिल्कुल, और कुछ नहीं? और कुछ मैं बन सकती थी। बहुत चीज़ें हैं जो दिमाग में हैं। जैसे? और यार, देयर आर मेनी थिंग्स इफ़ म्यूज़िक, अगर म्यूज़िक नहीं होता, ऐसे बहुत लोग, बहुत सिंगर्स होते हैं जिनसे पूछा जाता है अच्छा टेल मी इफ़ नॉट म्यूज़िक देन व्हाट, तो लोग बोलते हैं नो नथिंग, बट आई वुडंट से दैट। अगर म्यूज़िक नहीं भी होता है तो भी मैं अपना गुजारा कर लूँगी। हाँ, मैं काबिल बच्ची हूँ, मैं कुछ ना कुछ कर ही लूँगी, ठीक है? पढ़ाई में अच्छी हूँ। हाँ। उसके बाद मुझे डांस का बहुत शौक है और मुझे बैडमिंटन, स्पोर्ट्स में बहुत इंक्लिनेशन था हमेशा से। उसके बाद मुझे बास्केटबॉल बहुत पसंद है एंड आई हैव ट्रेन्ड प्रोफेशनली फॉर बास्केटबॉल एंड बैडमिंटन एंड फॉर डांस एज वेल। उसके बाद मुझे टीचर एज अ प्रोफेशन बहुत ही सॉलिड लगता है, बहुत अच्छा। इवन नाउ आई टीच लिटिल किड्स, म्यूज़िक सिखाती हूँ मैं उनको। क्या बात है। तो हाँ, और जर्नलिस्ट, जब मास कॉम किया है तो जर्नलिज्म का भी है। मैं बहुत टैलेंटेड हूँ, ठीक है? मैं टैलेंटेड हूँ, लेकिन मैं म्यूज़िक के लिए बनी हूँ। अच्छी बात होती है, पता है, कि जब आपको पता होता है आप क्या काबिल हो और फिर आप चूज करते हो कि मुझे बिल्कुल। ये करना है। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिन्हें आज तक सवाल ही है कि मुझे क्या करना है बिना कुछ सीखे हुए। फिर भी अच्छा, फर्स्ट टाइम जब स्टेज पे, याद है फर्स्ट टाइम स्टेज पे? बिल्कुल याद है। क्योंकि म्यूजिक तो आप सीख रहे हो, रियाज आप कर रहे हो, हम्म। बट ये आज पहली बार स्टेज पे। यार, तब मैं थी 7 साल की जब मैंने फर्स्ट टाइम स्टेज पे परफॉर्म किया था, और मुझे कुछ भी नहीं याद है। मैं बहुत छोटी थी, मुझे सिर्फ इतना याद है कि पापा सामने बैठे हुए, मम्मी सामने बैठी हुई थी और पापा मेरे राइट साइड पे जहाँ बैठे हुए वहाँ तबले पे बैठे हुए थे, संगत कर रहे थे मेरे साथ, और मैं वो गाना गा रही थी, सैया दिल में आना रे, आके फिर ना जाना रे, आके फिर ना जाना रे, छम छमा छम छम। तो पापा ने मुझे, बहुत छोटी थी तब, पापा ने स्टेप्स बता के मुझे वो गाना हारमोनियम में सिखाया था। तो पता नहीं वो कोई फैमिली फंक्शन था या फिर वो कोई म्यूजिकल इवेंट था, बोला गया प्रियांशी स्टेज पे आएगी। मैं छोटी सी गई स्टेज पर, मैंने गाना शुरू कर दिया और पापा तबला बजा रहे थे। दैट वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑन स्टेज। और फिर सारेगामापा? उसके बाद माय सिस्टर, एल्डर सिस्टर प्रतीक्षा, शी वाज द फर्स्ट वन टू अपीयर ऑन नेशनल टीवी, लिल चैम्प्स में उसका सिलेक्शन हो गया। तो हम लोग जस्ट लखनऊ हम लोगों ने शिफ्ट किया था और हमें ऐसे पैम्फलेट में पता चला कि अच्छा कोई ऐसा शो हो रहा है। तो पापा ने बोला कि ट्राई करते हैं एक बार। और हम लोगों ने सिर्फ क्लासिकल संगीत सीखा था, या हमने ठुमरिया सीखी है, हमने कभी बॉलीवुड गाने सीखे ही नहीं थे। और सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, कुछ एक वो भी है कि जो क्लासिकल होते हैं, प्रॉपर क्लासिकल वाले, वो बॉलीवुड को इतना
पसंद नहीं करते? हाँ, ऐसा तो नहीं है, हमारी फैमिली में ऐसा नहीं था। हमारी फैमिली में हर जॉनरा एक्सेप्टेड था। मेरी बुआ इलेक्ट्रिक गिटार बजाती थी, ड्रम्स बजाती थी, तो एक वेस्टर्न विरासत में था म्यूजिक। हाँ, एक वेस्टर्न इन्फ्लुएंस भी था एंड वी लव ऑल काइंड ऑफ म्यूजिक। इवन नाउ पापा गज़ल भी सुनेंगे, पापा बॉलीवुड सुन लेंगे, हर चीज़ पापा अप्रिशिएट करते हैं। तो आई गेस वो चीज़ मुझे इस समय इन 2024 बहुत हेल्प करती है, दैट आई रिस्पेक्ट ऑल द जॉनराज एंड आई एम इक्वली इन्वॉल्वड इन ईच एंड एवरी जॉनरा। बट देन येस, हाउ आई वेंट टू लिल चैम्प्स, तो मेरी बहन गई, उसको देखने के बाद कि अच्छा दीदी स्टेज पे गई, उसने गाया। फिर जब वो मुंबई से लखनऊ आई तो सब एयरपोर्ट पे उसको माला पहना रहे थे, उसको गोदी में उठा रहे थे। मैं भी करूँगी, मुझे भी जाना है, यही करना है। तो मैंने बोला पापा मुझे भी गाना है। बोला ठीक है बेटा, नेक्स्ट सीज़न कॉल आ गया कि आपकी छोटी बहन भी गाती, उसको भी बुला लो। तो मैं गई, मैंने ऑडिशंस दिए, मैंने 8 ऑडिशंस दिए फॉर लिल चैम्प्स एंड उसको क्लियर करके आई फाइनली मेड माई प्लेस। क्या बात है। तो या इट वाज अ होलसम एक्सपीरियंस। मैं बहुत छोटी थी पर मुझे एक एक चीज़ याद है। फिर मुंबई 7 महीने में मुंबई में थी। प्रियांशी, एक और चीज़ है पता है, जब हम मुंबई आते हैं ना तो ठीक है हम लोग आ रहे हैं, लोग देख रहे हैं कि हाँ यार मैं काम कर रही हूँ वो, और ऊपर से आप जिस एज में आए हो, कौन सी एज में थे आप? 9 साल की थी। हाँ, तब तो समझ थी आपको कि घर वालों से दूर हो रहे हो? बहुत समझ थी और बहुत मैं मिस करती थी। अगर पापा से दूर होती थी तो मुझे रोना आ जाता था रात में। मम्मी से तो मैं दूर रह ही नहीं सकती थी। जब मेरी बहन लिल चैम्प्स में थी तो मम्मा वॉज अवे फॉर 8 months और तब मैं 7 साल की थी। तो मैं अकेले घर पे खाना पीना, स्कूल से आना, खुद से कपड़े पहनना, सॉक्स पहनना, कुछ नहीं समझ आ रहा है तो बस बैठे हुए हैं, कुछ नहीं पता, मम्मी बताने वाली नहीं है, पापा काम पे जाते थे तो कुछ समझ नहीं आता था। तो मम्मी के बिना 8 महीने रह के पता चल गया कि उनके बिना तो गुजारा ही नहीं है कि बहुत याद आती थी। और फिर कॉलेज वाले सब मुंबई? कॉलेज मैंने लखनऊ से किया, एमिटी यूनिवर्सिटी से। उसके बाद इन द मिडल ऑफ इट मैं एक 3rd रियलिटी शो में मैंने पार्टिसिपेट कर लिया, तो उसकी शूटिंग शुरू हो गई तो मैंने वहाँ से ड्रॉप ले लिया। उसके बाद मैंने डिस्टेंस एजुकेशन कर ली मास कॉम की। सो 2nd ईयर में ड्रॉप एंड देन आफ्टर दैट कंटिन्यूड विद मास कम्युनिकेशन। जो चीज़ें ना मतलब 18 साल में लोग करते हैं वो 9 साल में हो गई ना। हो गई। हाँ, हो गई। और जितनी भी समझ है, वो रियलिटी शोज़ के बहुत प्रोज एंड कॉन्स हैं, हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। बट मेरे लिए अगर कोई मुझसे पूछता है, मैंने अपनी ज़िंदगी में 4 रियलिटी शोज़ किए हैं और मैं मुझे अभी जितनी भी समझ है या मुझे मेरे अंदर जितना भी कॉन्फिडेंस और जितना भी इंटेलिजेंस या विजडम थोड़ा बहुत भी अगर आ पाया है तो मैं उसका बहुत सारा श्रेय मैं रियलिटी शोज़ को दूंगी, क्योंकि वो बहुत कुछ सिखा देते हैं बहुत कम टाइम में। नो मैटर हाउ ओल्ड आर यू, बिकॉज 13 ईयर ओल्ड भी वहीं खड़ा है, 7 साल की बच्ची भी वहीं है, सबको इक्वली ट्रीट किया जाता है एंड यू हैव टू लर्न दैट। तो वो गिरते पड़ते सीख गए, मज़ा आया। हाँ, और वो ये कि रियलिटी शो के बाद बाहर आ रहे हो आप, हाँ ठीक है, लोग शोज मिलना शुरू हो रहा है, बिल्कुल उसके बाद बिल्कुल। ठीक है अब अकेले सफ़र करना है। हाँ 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 ट्रू। ठीक है, तो एक वो होता है कि खुद को अब संभालना भी है। ये 13-14 साल में एक लड़की कर रही है, करेक्ट। मतलब बड़ी बातें हैं सब। बड़ी बात है, पर उस समय बड़ी लगती नहीं थी, अब बहुत हेल्प करती हैं। उस समय लगता था कि अच्छा ये ऐसा ही है, ठीक है ऐसा ही करना है, अच्छा अकेले जाना है, हाँ ठीक है अकेले चली जाऊंगी, कर लूँगी। उस समय क्या होता है, एक यूथ, एक एनर्जी होती है कि आई एम गोइंग टू डू एवरीथिंग, मुझे किसी की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन फिर भी मम्मी पीछे से बैकअप करने के लिए होती थी। बट हाँ, आपकी बात एकदम सही है, वो जो 18-20 साल में जो लोग करते थे वो शायद पहले कर लिया, 9-10 में हो गया ना वो, तो इसलिए फिर जो 30-34 में करना था वो 20-22 में कर रही हूँ। बिल्कुल कर लूँगी। टच इट, सब अच्छा होगा। ऑब्वियसली आप अच्छा कर रहे हो, इसलिए आप मेरे गेस्ट हो। ओह दैट्स सो स्वीट, थैंक यू सो मच। बी लाइफ के साथ बिग प्रोजेक्ट किया आपने? हाँ किया है। वो कैसे मिला था उसकी कहानी? लहजा की कहानी कुछ नहीं, मुझे इंस्टाग्राम पे महेश सर का एक मैसेज आया हुआ था, मुझे एग्जैक्टली नहीं याद क्या आया था, शायद किसी गाने से रिलेटेड। अमेजिंग वॉइस। हाँ करेक्ट अमेजिंग वॉइस, कुछ ऐसा ही। मैं भैया को जितना जानता हूँ ये मैंने। हाँ, उन्होंने अप्रिशिएट किया तो मैंने उनको थैंक यू बोला और फिर उन्होंने बोला कि प्रियांशी वुड यू लाइक टू विजिट द ऑफिस वन डे। मैंने बोला श्योर सर, आई वुड लव टू। और मैंने महेश सर के बारे में ऑलरेडी सुना हुआ था, यहाँ पे कुछ प्रोड्यूसर्स हैं जिनको मैं पहले से जानती हूँ, तो मैं आई। और फिर सर से पहले 2 दिन तो ऐसे मुलाकात हुई कि वो कुछ गाने के बारे में डिस्कस ही नहीं कर रहे थे। उन्होंने, वो इतने ऑब्जर्वेंट हैं कि उन्होंने एक एक चीज़ ऑब्जर्व करी कि मैं किस तरीके से बात करती हूँ, या फिर मैं
किस लहजे में बात कर रही हूँ उनसे, मेरी आंखें इधर उधर मैं हड़बड़ा रही हूँ या मैं काम हूँ, तो वो उस तरीके से उन्होंने काफ़ी मुझे ऑब्जर्व किया। फिर मैं धीमे धीमे समझी कि सर समझने की कोशिश करें मुझे एज अ ह्यूमन बीइंग मैं कैसी हूँ। मे बी दिस हैज़ अ वेरी डीप कुछ तो रेलेवेंस है किसी चीज़ से कि सर जानना चाहते हैं कि मैं क्या एग्जैक्टली क्या चल रहा है मेरे दिमाग में। फिर बहुत अच्छे से बात हुई। मेरे लिए वो पीरियड महेश सर से बात करने का बहुत नरिशिंग था एज अ ह्यूमन बीइंग, बिकॉज वो बात करते करते उन्होंने मुझे काफ़ी चीज़ें सिखा दी जो उन्हें भी नहीं शायद पता है कि उन्होंने मुझे सिखाई। पर अब जब मैं घर जाती हूँ तो मुझे उनकी बातें याद आती हैं, तो मैं सीख गई। उन्होंने जो मुझे सिखाना चाहा इनडायरेक्टली वो मैं सीख चुकी हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके बाद थर्ड डे जब मैं आई तब उन्होंने बोला बेटा एक गाना है लहजा, तो सुनो आप इसको। तो मैंने सुना और मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने बोला सर आई वुड लव टू सिंग दिस। फिर मैं घर गई, मैंने रिकॉर्ड किया उस गाने को और बस वो अप्रूव हो गया और इसी स्पेस में हमने उसे शूट किया था। इट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। पता काम कर रहे हो आप, ठीक है, स्पिरिचुअलिटी में बिलीव करते हो ऐसे कि करती किस पे सबसे ज़्यादा बिलीव है ऐसे? स्पिरिचुअलिटी एज अ कॉन्सेप्ट मैंने जानने की बहुत कोशिश करी थी। मैंने सोचा था कि मैं रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी के बीच डिफरेंस पहले पता करूं कि क्या है, क्योंकि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। करेक्ट। तो मैंने पता किया और मुझे बहुत अच्छा लगा यार जान के स्पिरिचुअलिटी का मतलब। एंड टू प्रैक्टिस स्पिरिचुअलिटी इज़ आई थिंक, वो अगर किसी ने सोचा कि मुझे स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस करनी है तो उसने वो अचीव कर लिया है। वो थॉट ही आना बहुत बड़ी बात है कि मुझे स्पिरिचुअलिटी के पाथ पे चलना है। मुझे तो लगता है वो इतनी ज़्यादा एनलाइटिंग चीज़ है। आपको क्या लगता है? मैं ना एनर्जीज पे बहुत बिलीव करता हूँ। एनर्जीज, ट्रू। अगर मैं बैठा हुआ हूँ, मैं प्रियांशी के साथ बैठा हुआ हूँ, मेरे को पता लग रहा है ना अच्छा इंसान है, पॉजिटिव है, तो मेरे को अच्छा लग रहा है, ठीक है। उसके बाद ना मेरे आसपास का माहौल मुझे बहुत पॉजिटिव रखना है कि अच्छे लोगों के पास बैठोगे तो अच्छे लोग, अच्छा होगा सब। तो इतना सिंपल है मेरे को ज़्यादा। हाँ एक ही, हाँ पर मेरे को रिलीजन वाइज है कि सबको मैं बहुत बिलीव करता हूँ कि अच्छी बात है जो बोलोगे आप, मैं वो देखो कोई एक तो है जो ये दुनिया चला रहा है। करेक्ट, कि एक कुछ है। तो बस हमने मान लिया कि वो शायद शिव जी हैं, और किसी मुसलमान ने माना है कि वो अल्लाह है, और किसी क्रिश्चियन ने माना है कि वो करेक्ट जीसस या जो। और हमारे माँ बाप की परवरिश भी ऐसी रही कि जो संस्कार उन्होंने दिए, उन्होंने बोला है कि एक्सेप्ट कर लो कि कहीं पे अगर कोई खुश हो रहा है आपके एक छोटे से एफर्ट से, बिल्कुल गुरुद्वारे में अगर जाने से, स्कार्फ पहनने से लोग खुश हैं तो कर लो, संस्कार है ना। मेरे माँ बाप ने ये सिखाया कि कर्म सबसे बड़ी पूजा है। करेक्ट, हाँ। तो अगर आपके कर्म अच्छे हैं मतलब आपके अंदर भगवान का निवास है, तो कर्म अच्छे होंगे तो बस। किंग के साथ गाने, अभी मैंने कुछ क्लिप्स देखी थी आपकी, हाँ, तो वो एक्सपीरियंस कैसा था? किंग के साथ तो एक मेरे अंदर का जो एक चर्पी बिहेवियर है ना, एक जो बबली साइड ऑफ प्रियांशी, दैट शोज अप ऑन स्टेज। बिकॉज किंग का जो पूरा सेट लिस्ट है दैट इज़ वेरी डांसी एंड वेरी पॉप, एंड मतलब आप एक जगह खड़े होकर गा ही नहीं सकते, इतना मजा आता है स्टेज पे। घूमना है पूरा, घूमते रहना है, just keep enjoying। and King as an artist is so humble that he gives me a lot of space to perform on stage। मेरा पार्ट आते तो मुझे ऐसे करके आगे ही ले जाता है वो कि आगे जाके गाओ, और पीछे से वो सबको चीयर करता है कि भाई कम ऑन एवरीवन, चीयर फॉर हर, ये सब वो सब। तो मुझे बहुत क्यूट लगता है वो सब। एंड आई स्टार्टेड विद वर्किंग विद हिम ऑन हिज फर्स्ट एल्बम शैम्पेन टॉक्स। तो मैंने और मेरी बहन ने मिलके उनके एल्बम का वोकल प्रोडक्शन किया है। तो हमने स्टूडियो में मुलाकात करी और फिर वो एक लाइव एक्सपीरियंस में कन्वर्ट हुआ। क्या बात तो अभी बहुत मज़ा आता है। आई एम ऑलवेज डांसिंग ऑन स्टेज एंड आई एम जंपिंग, एंड it's a different side of me that I've explored there। मैं जब पहली बार मिला ना, जस्ट अभी थोड़ी देर पहले, मेरे को ना एक्सपेक्टेशन थी कि एक लड़की आएगी बहुत ही वो मुंबई का टिपिकल टाइप ऐसा कुछ, की प्रॉपर एक कूल सी लड़की आएगी या व्हाट्सएप वाली। मेरे को लगा ठीक है, बट प्रियांशी आई और प्रियांशी इतनी नॉर्मल। मैंने कहा यही है क्या? रिलेशनशिप के बाद बात करेंगे। कैसे लोग चाहिए अपने आसपास, कैसे लोग दोस्त चाहिए, कैसे चाहिए, देन फिर लाइफ पार्टनर कैसे चाहिए। नॉट जस्ट लाइफ पार्टनर है, बहुत बड़ा वर्ड हो गया, हाँ, कि संभालने वाला, या कुछ भी बोल सकते हैं कि कैसा इंसान चाहिए मुझे लाइफ में। मुझसे सवाल बहुत लोगों ने पूछा है पर मैं कभी इसका जवाब नहीं दे पाई, क्योंकि दोस्त कैसे चाहिए आपको? मेरी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं कि मुझे कोई ऐसा बंदा चाहिए या कोई ऐसा बंदा चाहिए। मुझे लगता है कि अगर मैं एक्सपेक्टेशन रखूँगी तो
फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मुझे ऐसा बताऊँ कि मुझे लाइफ पार्टनर ऐसा चाहिए जो इस तरीके से सॉफ्ट हो पर उसमें एक मैस्कुलिनिटी भी हो, या फिर वो इतना लंबा हो और वो मुझे इस तरीके से प्यार करे, उसकी लव नॉट लैंग्वेज। जस्ट फिजिकली ठीक है ये, बट मेंटली ना आपका एक अपब्रिंगिंग है, ठीक है, आप एक्सपेक्ट करते हो कि हाँ यार कि मैं ज्यादा दिमाग नहीं लगाती, समझ रहे हो आपकी, मैं दिमाग नहीं लगाती, तो मुझे दिमाग वाला आदमी चाहिए या मुझे नहीं दिमाग वाला चाहिए। हाँ बिल्कुल, ये तो एक लेयर ऊपर की बात करें हम लोग। हाँ समझ गई। अगर इस तरीके से है तो फिर मैं कोई ऐसा बंदा चाहूँगी जो बहुत इजी हो, मतलब कि अगर मतलब उसे रात का आसमान देखने में, तारे देखने में, या फिर पानी की आवाज़ सुनने में उसे मज़ा आ जाए। मतलब क्या बात है ना कि पानी की आवाज़ सुनने में मज़ा आ जाए। क्योंकि मैं आर्टिस्ट हूँ और मैं हर चीज़ 3 लेयर्स नीचे से ही शुरू करती हूँ, मेरी आदत है ये। मैं उसके ऊपर सबसे पहले मेरा दिमाग जाता ही नहीं है, तो मैं भी कोई ऐसा बंदा चाहूँगी जो मेरी डेप्थ को एटलीस्ट समझ ना पाए तो शायद रिस्पेक्ट करे और मुझे साथ लेके आगे बढ़े। क्या बात। और दोस्त है मुंबई में? दोस्त बहुत है बॉम्बे में। और दोस्त की डेफिनेशन क्या आपके लिए? दोस्त की डेफिनेशन की जाके उसे गालियाँ भी दे सकूं और फिर उसके गोद में जाके रो भी सकूं। कौन कौन ऐसे दोस्त? यार सबसे पहले मेरी बेस्ट फ्रेंड तो मेरी बहन है, क्योंकि उससे लड़ाई भी बहुत होती है और प्यार भी मैं मतलब दुनिया में सबसे ज़्यादा उससे ही करती हूँ। तो सबसे पहली दोस्त तो मेरी बहन है। आई गेस जितने भी सिबलिंग्स हैं वो रिलेट करेंगे। 2 बहनों का जो प्यार होता है वो दुनिया में सबसे प्योर होता है। और अगर आपने आपने वो लेवल अचीव कर लिया ना जहाँ पे आप एक दूसरे के बिना नहीं रह पा रहे हो, तो आप लोग साथ में बहुत आगे बढ़ोगे। 2 सिबलिंग्स, ओ गॉड, द बेस्ट। और बाकी मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, कुछ कॉलीग्स हैं, कुछ मेरे अपने जो मेरे प्रोड्यूसर्स हैं उनसे बहुत अच्छी दोस्ती हो गई है। तो मेरे को पता क्या, आपने बहुत मतलब प्रियांशी ने ना खुद को ऐसे बहुत संभाल के रखा है कि I don't think this is the real me. No, really. ऐसी हूँ मैं। क्या बात है यार। ऐसा नहीं है मैं मस्ती नहीं करती। हाँ, तो सबसे मुंबई में सबसे भयंकर कुछ ऐसा क्या होगा कि तुम एक्सपेक्ट नहीं करोगे मैंने ये किया हुआ है? लेकिन यार मैंने ये पोजीशन ही प्रियांशी की बहुत सीरियस वाली थी। अभी मैं सोच समझ के बोलूंगी। मुंबई में ओके, आपने लाइफ में ऐसा क्या गया मेरे को बता दो कि जब आपको लगे कि यार दिव्यांश मैं ना इतना भी, मैं ऐसे भी हूँ। यार क्या होता है, हम लोग क्लब्स क्यों जाते हैं डांस वांस करने, है ना, फुल ऑन आउट एकदम सब। तो जो भी पार्टीज होते हैं, तो इफ़ यू टेक मी टू अ पार्टी, तो अभी मैं कैसे बैठी हूँ, जब आप मुझे वहाँ लेके जाओगे तो लोग नशे करके डांस करते हैं, मैं बिना नशे के पागल ज़मीन पे सांप वाला डांस ऊपर कूद कूद के, मतलब मैंने ये सब कर रखा है और मैं रेगुलर बेसिस पे करती हूँ। यू इनवाइट मी टू अ पार्टी एंड आई एम द स्टार ऑफ दैट पार्टी। आई विल फ्लिप माई सेल्फ इन टू दिस वेरी जॉली पर्सन। और कितनी पार्टीज में मैं नीचे लोट के डांस किया है और मतलब मज़े आ गए, सब मुझे देखते रहे लड़की कौन है। पर मैं सही बोलूँ ऑनेस्टली, मतलब आपने मेरे सामने बात बोल रहा हूँ। मैंने लाइफ में आज तक नशे नहीं किए। मैं सारी पार्टीज अटेंड करता हूँ, मैं सारी पार्टीज में पागलों की तरह नाचता हूँ, ठीक है। और उसके बाद लोग बोलते तूने पी रखी है ना। हाँ एग्जैक्टली, तूने पी रखी है ना। बिना पिए हम पागल हैं। हम लोग कर सकते हैं, हम लोग बस माहौल चाहते हैं आसपास कि अब मुझे पता है तुम लोग पी चुके हो। अब अगर सब पॉइज्ड बैठेंगे तो कैसे डांस होगा। अब गाने भी चलेंगे पॉप एकदम पोस्ट मलोन के, नहीं हमें चाहिए गड्ढे देना चढ़ दी गड्डी ले देना, हमें ये चाहिए। और कभी कभी वो भी होता है ना कि यार अच्छा गाना बज रहा है, तुम लोग थोड़ा कोशिश तो करो, मैं तो रेडी हूँ। मैं अरे कोई ऐसे बोले दे यार डांस करना, मैं क्या रुक जा। बस यहाँ पे मैं डिफरेंट हूँ, मैं वेट ही नहीं करती किसी का, बोलती चलो उठो और मैं शुरू हो जाती हूँ। मेरा ये कि यहाँ अगर मेरे अपने लोग हैं तो, क्योंकि मुंबई में आप बहुत लोगों से मिलते हो और सब आपके दोस्त नहीं होते। ट्रू ठीक है। और अगर कोई लखनऊ से आ रहा है फॉर एग्जाम्पल आज, उसको आपको कुछ सिखाना हो मुंबई के लिए कि मुंबई में लोगों से मिलोगे तो कुछ ये टेक्निक से काम आएंगी। लखनऊ के लोग, एक तो मेरे को पता है इतने प्यारे लोग हैं लखनऊ के। मैं अभी कानपुर गया था, IIT कानपुर, तो लखनऊ वाली फ्लाइट पकड़ गया था। एक तो मुझे वहाँ की हिंदी बहुत खूबसूरत लगती है कि अदब से उर्दू मिक्स्ड होती है, उर्दू मिक्स्ड होती है और बहुत ब्रज मैथिली सब थोड़ा जोड़ रखा है उन लोगों ने। पर इतनी अदब से कुछ तो शब्द उन्होंने याद भी, पर उन्होंने अदब शब्द वर्ड यूज किया। और अदब शब्द जिसने यूज किया ना, कोई गोलगप्पे वाले थे। और मैं एक्सपेक्टिंग, मैंने कहा क्या बात है, मैंने कहा सर आप राइटर बन सकते हो।
तो लखनऊ से, क्योंकि छोटे फिर भी इतना छोटा शहर नहीं लखनऊ, फिर भी मुंबई के हिसाब से कंपैरिजन में छोटा बहुत छोटा है। और लखनऊ के लोग बहुत साफ दिल के हैं, लोगों के लोग दिमाग नहीं लगाते हर बात पे। मुंबई के क्या लोग, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आपको आंसर देने में दिमाग लगाना, क्योंकि आपको पता है आप मुंबई में हो, ठीक है। लखनऊ में क्या आप दिमाग सही बात छोड़ के आते हो, बिल्कुल, दिल वाले लोग हैं। बिल्कुल, तो यहाँ पे आपने एकदम सही बोला। मैं यही बोलने वाली थी कि लखनऊ के लोग दिल हावी हो जाता है उनका दिमाग पे। करेक्ट। और लखनऊ में भी अगर कोई काम चल रहा है तो वहाँ क्या होता है ना, भाईचारा बहुत है और हमारे अपने हैं और आप पहले वो जो चीजें है ना, वो मुंबई आके थोड़ी सी पीछे छोड़नी पड़ती है। यहाँ पहले आप नहीं, यहाँ पहले मैं, उसके बाद कोई और। करेक्ट, हाँ, पहले प्रायोरिटी में खुद की। पर ये चीज़ मेरे हिसाब से गलत भी नहीं है, क्योंकि जगह जगह के हिसाब से चीज़ें वैरी करती हैं, तो सीखना पड़ता है। उसके बाद अब जब लखनऊ जाते हैं तो थोड़ा सा हार्ड एंड टफ हो गई हूँ, तो मम्मी और पापा सब लोग बोलते हैं कि थोड़ा आप मुंबई का पानी चख लिया तुमने, थोड़ा हवा लग गई मुंबई की। मतलब नहीं मम्मा, अंदर से मैं ऐसी हूँ, पर वहाँ ऐसा होना पड़ता है, थोड़ा सा टफ होना फर्क होता है कभी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारे कल्चर्स मिक्स हैं यार बॉम्बे में। मैं देखिए, आप उत्तराखंड से आए हैं, मैं लखनऊ से आई हूँ, कुछ पंजाब से, गुजरात से, एवरीबॉडी इज इन द एंटरटेनमेंट। और सब लोग ख्वाब देख के अपने सपने पूरे करने आए। और बड़ी बात क्या कि हम ये नहीं चाहते कोई सेकंड आए, हमें लेकिन फर्स्ट आना है। बिल्कुल बिल्कुल, कि किसी को हराना नहीं है, पर जीतना है हम लोगों को यार। अभी क्या प्लान है आगे? प्लान यही है कि मैं अपने गाने रिलीज करूंगी, जो म्यूजिक मुझे पसंद है, जो मैंने सीखा है। आपको खुद को क्या पसंद है? जो भी तरीके, जितना मैं जानता हूँ, एक ऐसा कुछ स्पेसिफिक है नहीं मेरे को लगता है। हाँ, कोई कुछ स्पेसिफिक नहीं है, पर मैंने सॉन्ग राइटिंग शुरू कर दी है, तो मैं अपने हिसाब से अपनी कॉम्पोजिशंस बना के उसे थोड़े आजकल के बीट्स के साथ इन्फ्यूज़ करके लोगों को प्रेजेंट करती हूँ। सो दैट, क्योंकि आजकल यूथ में क्या है कि पीपल वांट टू हियर द ट्रेंडी म्यूजिक, दे डोंट वांट टू गो बैक टू दैट पुराना ज़माना, दे लव इट। आई लव माई 90s era, बट अब हम वो तबला और ढोलक अभी के गानों में बहुत ज़्यादा इन्फ्यूज़ कर देंगे, तो शायद मेजरली लोग ना सुन पाए। और मैं कुछ ऐसा म्यूज़िक करना चाहती हूँ जो 60 साल का एक कोई आदमी भी सुन पाए, आंटी भी सुन पाए, और एक 17 साल का बच्चा भी सुन पाए। तो मैं उस तरीके से प्रेजेंट करना चाहती हूँ। सीखा मैंने वही 90s म्यूज़िक से है, वही लता जी, वही किशोर जी, रफ़ी जी के गाने, और उन्हीं का एक एसेंस मेरी कॉम्पोजिशंस में आपको दिखेगा। द ओनली डिफरेंस इज कि मैं जो उसका म्यूज़िक, जो प्रोडक्शन होता है, वो मैं ट्रेंडी कर देती हूँ, सो दैट पीपल कैन हेयर द रियल प्रियांशी कोटेड इन ट्रेंडी बीट्स। क्या बात है। तो उस तरीके से आई वांट टू प्रेजेंट, या सो वांट टू डू माय ओरिजिनल्स, एंड अपना लाइव शोज मेरे जारी रहेंगे, क्योंकि ऑन ग्राउंड ऑडियंस से कनेक्ट करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो जो कनेक्शन बिल्ड करते हो ना आप ऑन स्टेज, हाँ। लोग जब आपको लाइव सुन के जो प्यार करते हैं ना, लोग आपको मैसेजेस करते हैं कि यार आप मेरे को आप बहुत अच्छे लगे यार, वो बहुत प्राइसलेस होता है कि आप पता आप भले शायद रिप्लाई भी नहीं कर रहे, हाँ, पर आप पढ़ रहे हो और आपको सुकून मिल रहा है, बहुत अच्छा लगता है रात को सोने के पहले। प्रियांशी का कोई फेवरेट आर्टिस्ट? फेवरेट आर्टिस्ट तो बहुत सारे हैं, पर मेरी आइडल एक ही रही है हमेशा से, श्रेया घोषाल जी। क्या बात है। तो आई ऑलवेज फॉलो हर। और ऐसा कोई गाना कि जैसे मैं कभी गाने लिखता हूँ ना, तो मुझे रहता है यार ये गाना मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया। अच्छा। तो ऐसे कि यार कोई गाना कि यार काश मेरे को मिलता है गाने के लिए। हाँ, एक गाना है, रब ने बना दी जोड़ी का टाइटल ट्रैक है वो, तुझ में रब दिखता है। तो बस वो मैंने सोचा था कि वो गाना बहुत दिल के करीब है, तो वो कभी भी मैं सुनती हूँ तो मैं इमोशनल हो जाती हूँ। और श्रेया घोषाल मैम से मिली हूँ। सौभाग्य था, प्राप्त हुआ मुझे कि मैं एक बार उनसे मिली हूँ, और उनके बगल में बैठी हूँ और उनको मैंने इतनी क्लोजली देखा है। तो yeah, that was when I was in The Voice. That is my third reality show in 2016. तो शान सर, आपको पता होगा, शान, उन्होंने अपने घर बुलाया था। I was in his team. तो हम सब बच्चे चले गए, बोला आप लोग के लिए एक सरप्राइज है, हमें लगा खाना वाना मिलेगा। खुश, हम बच्चों की एक्सपेक्टेशन है नहीं ज़्यादा, खुश खाना मिलेगा सब। मैं तो बड़ी खुश, मैं बैठी हूँ, मोमोज खा रही हूँ, सब खा रही हूँ, एकदम से शांति आ गई रूम में। पलट के देखा, श्रेया घोषाल इज एंटरिंग इन दैट प्लेन शर्ट, ब्लैक कलर की डेनिम, ब्लू कलर के पैंट्स, पोनी बांधी हुई है, एंड दैट स्माइल ऑन द फेस, और वैसे पर्स लेके ऐसे अंदर आई हैं। और मैंने उन्हें देखा और मैं ऐसे ही बैठी रह गई बस। आई जस्ट केप्ट स्टेयरिंग एट हर बिकॉज इट वॉज अ बिग मोमेंट। मैं छोटी थी, पर मैं इतनी भी छोटी नहीं थी कि मैं ये ना रियलाइज़ कर पाऊँ कि मैं अपनी इंस्पिरेशन को देख रही हूँ। एंड देन शी केम इन स्वीट सी आवाज़ में, हाय व्हाट्स योर नेम, बोला प्रियांशी।
हाय प्रियांशी, व्हाट डू यू सिंग, व्हाट काइंड ऑफ सॉन्ग्स डू यू सिंग। तो मैंने उनको सब बताया। फिर वो ऐसी बैठी, हम सबसे बात करी उन्होंने। हम्बल पर्सनालिटी, वेरी हम्बल। वही होता कि हमें भी पता नहीं होता उस टाइम पे कि मतलब वही आप मेरे को पता क्या, मैं इतने लोगों से मिला हूँ ना जो इस एज में आप बात कर रहे हो ना, कि यार मैं छोटी हूँ, उस टाइम पे बात करती है, ये तो 18 साल का बच्चा करता है ना, लेकिन कि उस टाइम पे आइडल मतलब ठीक है होना, बट उसको संभालना उस टाइम पे बिल्कुल चीजों बिल्कुल। को। एंड एवरीबडी क्राइड एक्सेप्ट मी। मेरे आँख से आंसू ही नहीं निकले, पता नहीं क्यों, और अभी भी नहीं निकलते, पता नहीं, बट वो दिल में तो बसा हुआ है वो मेमोरी। और सिमिलरली लता जी से बात करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ जब मैं और भी छोटी थी, नहीं उतनी ही बड़ी थी, और हम लोग LM स्टूडियो, लता मंगेशकर स्टूडियो मुंबई का, वहाँ पे हम अपने ग्रैंड फिनाले के परफॉर्मेंसेस रिकॉर्ड कर रहे थे। और ऊपर से लता जी ऊपर ही आई हुई थी और हमें नहीं पता था। हमें पता होता तो हम पागल हो जाते। तो मेरे जो म्यूज़िक मैनेजर थे उन्होंने बोला इधर आओ सब लोग, इधर आओ। फ़ोन स्पीकर पे किया और उसमें से आवाज़ आई, हेलो बच्चों, और बस वहाँ पे सब चुप हो गए। कोई उसके आगे कुछ बोल ही नहीं पाया, क्योंकि वो ऑरा ही, एक लेजेंड का वो ऑरा बहुत डिफरेंट होता है। और मैं कभी भूलूंगी नहीं कि मैंने वो ऑरा एक्सपीरियंस किया उनका। उन्होंने बोला हेलो बच्चों, और सारे 7 साल के भी बच्चे थे, 11 साल के भी थे, मैं 14 साल की थी, मैं कुछ नहीं बोल पाई, सब शांत हो गए थे। और मुकेश सर जो हमारे, उन्होंने बोला बच्चे शांत हो गए हैं, उन्हें कुछ नहीं समझ आ रहा, आप उनको आशीर्वाद दे दो, कुछ बोल दो उनके लिए। तो उन्होंने आशीर्वाद दिया और हम बस ऐसे खड़े रह गए सारे। दैट वाज दैट नम मोमेंट। प्रियांशी, पता कि प्रियांशी बचपन में आ गई थी और प्रियांशी ने मुंबई में पहले आते रियलिटी शोज कर लिए, फिर प्रियांशी के गाने भी आ गए, फिर प्रियांशी किंग के साथ शो भी कर रही थी और प्रियांशी का सब अच्छा हो रहा है। अच्छा। दुनिया ये देख रही है ना, ऐसे दिख रहा है ना सोशल मीडिया पे, बट मैं लाइफ में अगर एक होता है ना कि यार तुम मेरा अच्छा देख रहे हो ना, तो कई सारी चीज़ें ऐसी भी है जो मैंने शायद किसी को बताई नहीं। बिल्कुल। पर हाँ, कुछ ऐसा इंसिडेंट कि यार मैंने ना ये भी देखा है मुंबई में कि तुम मेरा अच्छा देख रहे हो, हाँ देखना, मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ, मैंने बहुत मेहनत की है, मेरे हूँ, पर मैंने ये भी देखा था ऐसा कोई एक इंसिडेंट। यार रिजेक्शंस बहुत होते हैं, और ऐसा नहीं है कि अभी फिर भी कुछ ऐसा स्पेसिफिक? कुछ स्पेसिफिक तो ऐसा कुछ नहीं है, बट मैंने 4 रियलिटी शोज़ कर लिए थे। उसके बाद मुझे 5वें से, मैं नाम नहीं लूँगी, वहाँ से मुझे आया कि you have to come to our show and you are going to kill it, we know। आपको तो कोई टेंशन ही नहीं होनी चाहिए, आपको तो पूरा एक्सपीरियंस है, प्लीज़ आ जाओ, प्लीज़ आ जाओ। बहुत कुछ हुआ एंड आई वॉज नॉट रेडी टू डू दिव्यांश, क्योंकि मुझे अपने गाने करने थे, मुझे वो रियलिटी शो से थोड़ा सा परे हटना था। लेकिन फिर मुझे लगा यार कोई अगर इतना मुझे कन्विंस करे तो मैं एक बार जाके देख लेती हूँ। मैं गई और मुझे किस तरीके से बुलाया गया कि अरे यू आर जस्ट देयर और हो जाएगा, टेंशन नहीं। और मुझे उसमें लास्ट राउंड में आके मुझे एलिमिनेट कर दिया। मेरे पेरेंट्स को लखनऊ से इतनी दूर से बुलाया, उनको बेचारों को 8 घंटे वेटिंग रूम में बिठा के रखा, ना ढंग से कभी कोई खाना मिला ना पानी मिला, कभी कभी मिलता है कभी कभी नहीं मिलता है, पर बैठे रहे वो, मेरी बहन बैठी रही, हम लोग सब लोग ऐसे ही बैठे हुए हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फाइनली मैं स्टेज पे गई, मैंने गाना गाया और मेरा गाना कंप्लीट भी नहीं हुआ, मुझे रोक दी गया और मैं आउट हो गई। तो वो समझ में नहीं आया कि अरे ये क्या हुआ, अच्छा ऐसा भी होता है, ओके कोई बात नहीं। तो वो रिजेक्शन एकदम मुंह पे मुझे थप्पड़ सा पड़ा, क्योंकि सिर्फ मुझे नहीं, मेरे मम्मी पापा भी सामने बैठे थे और उनके साथ पूरा मोमेंट्स मैं बताती हूँ आपको। रियलिटी शो में मोमेंट प्लान होता है कि प्रियांशी के पापा आएंगे, फिर पद्मा जी ऐसा बोलेंगी तो वो ऐसा रिएक्ट करेंगे, फिर हम एक मोमेंट प्लान करते हैं लोग, वो सब प्लानिंग थी। और पापा घर से मम्मी अचार बना के लेके आई हैं कि मम्मी उसकी अचार बना के लेके आई तो ये मोमेंट होगा। फिर पापा गज़ल गा के सुनाएंगे सबको, तो पापा ने अपने डायरी में लिखा हुआ है गज़ल वज़ल सब, और पापा सब एक्साइटेड बैठे हैं, मम्मी अचार लेके बैठी हैं। और फिर मैं स्टेज पे गई और मुझे रोक दिया, मुझे नीचे बुला लिया और उन्होंने वो छुपा लिया, तो कुछ होना ही नहीं है। दोनों बेचारे, उनको समझ ही नहीं आया क्या हुआ, उठ के आ गए बाहर, बेटा क्या हुआ, क्या करना है। मैंने बोला कुछ नहीं, घर चलो। क्यों? पर I don't know. It's very uncertain. Reality shows are very uncertain. And I never speak ill about it. मैं एक ऑनेस्टली आज बात बताऊं, मतलब मैंने कभी नहीं बताई। मेरा प्रोफाइल है, मेरे प्रोफाइल में माइक पे फोटोज लगती हैं, तो लोगों को लगता है मैं सिंगर हूँ। मेरे को एक बहुत अच्छे शो का ना एक बार फ़ोन आया, हेलो सर यू आर सिलेक्टेड, तो आपको हमारा शो करना है ऐसा वैसे। मैंने कहा ठीक है। मेरे को लगा मेरे को एज अ होस्ट आया वो शो। मैं कहा ठीक है ऐसा ऐसे।
तो अपने वीडियोस भेज दो, मैंने भेज दी। तो कहते सर आप सिलेक्टेड तो हो, बस ना आप मेरे को गाने वाली वीडियोस भेज दो। अरे मैंने कहा सर मैं गाता नहीं हूँ, लेकिन कह रहे नहीं हमने आपका इंस्टाग्राम देखा है। अरे वो लोग कह रहे हैं आपको हमें सिलेक्ट कर दिया, ठीक है, मैं नाम भी नहीं लूँगा क्योंकि मैं किसी का नाम ले लूँगा तो बहुत गलत हो जाएगा। हमने आपको सिलेक्ट कर दिया है और आपको तब जस्ट बिकॉज आपकी इंस्टाग्राम फैन फॉलोइंग है तो आपको लगता है कि आप ले सकते हो, और उसके बाद आप कुछ देखते हो अरे सिंगर नहीं गलत आदमी है तो। और मेरे को पर्सनली, मैं इसलिए बात करूं, मेरे को ऐसा लग रहा है एज अ होस्ट आपने मेरे को बोल दिया है, तो ये भी एक डार्क साइड है रियलिटी शो का। ट्रू और वो इमोशन वाला तो खैर पूरे इंडिया को ही पता है अभी कि कैसे बिल्कुल। करते हैं। जहाँ देता भी बहुत कुछ है वहाँ लेता भी बहुत कुछ है, तो ठीक है, एवरीथिंग हैज इट्स प्रॉस एंड कॉन्स। करेक्ट। मुंबई का खाना कैसा लगता है आपको? बढ़िया। सही में आप लखनऊ से ये भूल रहे हो आप? बढ़िया नहीं, बढ़िया इन द सेंस कि लखनऊ का तो गाना कोई कम्पीट ही नहीं कर सकता। मैं तो दिल्ली वालों से भी लड़ती हूँ कि तुम लोग भी चुप रहो, लखनऊ का खाना बेस्ट है। लेकिन यही है कि अब मुंबई आके वो वड़ा पाव अब खाना ही पड़ता है, और अब खाते खाते अब आदत लगी, अब मजा आने लगा है। मुझे आज तक वड़ा पाव अच्छा नहीं लगा। I can मैं रोज बुरा बोलता हूँ, मैं खाता ही नहीं हूँ, मुझे नहीं अच्छा लगता। तो अब ऐसा हो गया कि हाँ ठीक है, भुजी खा लिया, पाव खा लिया, और यार अच्छा लगता है मुझे खाना, इतना बुरा भी नहीं है। और प्रियांशी आपके पास सब कुछ, मतलब विरासत में ब्लेस्ड हो आप इस चीज में कि आपको म्यूजिक सीखा। मेहनत तो ऑब्वियसली आपने ही की है, बिल्कुल। बट जो लोग म्यूजिक आज की डेट में बच्चे म्यूजिक सीख रहे हैं, हम्म। उनको कुछ ऐसा कि तुम्हें अगर प्रैक्टिस करनी है ना तो इस तरीके से शुरू कर सकते हो म्यूजिक। मेरी एडवाइस ये है कि अगर आप 6 years to 10 years के बीच के गैप में हो, एज में हो आप, तो आई वुड सजेस्ट कि प्लीज़ गो टू अ गुड गुरु, और एक अच्छे गुरु की तलाश करिए और उनसे एक अच्छी तालीम लीजिए, अच्छे से सीखिए लग के। क्योंकि अगर आपको क्लासिकल, हिंदुस्तानी क्लासिकल आ गया तो आपको सब आ जाएगा। अगर आप साउथ से हो तो ऑब्वियसली कर्नाटिक, बट अच्छी तालीम लेना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप अभी 17-18 साल के हो और आप यू जस्ट रियलाइज्ड, यू डन योर 12th एंड यू रियलाइज्ड कि आपको म्यूज़िक करना है, तो मैं यही बोलूँगी कि तब भी सीखो किसी से, बट लाइट म्यूज़िक सीखो। डोंट गो फॉर क्लासिकल नाउ, गो फॉर लाइट म्यूज़िक जो कि थोड़ा बॉलीवुड है, और थोड़ा लाइट म्यूज़िक एज इन जो आजकल के गाने हैं, अच्छे अच्छे गाने। थोड़ा सुर की पकड़ सीख लो, वोकल कोचेस, वोकल क्लासेस ले लो, वोकल्स कैसे प्रोजेक्ट करने हैं, ये सब वेस्टर्न म्यूज़िक सीख लो। तो क्योंकि 18 साल के बाद क्या होता है ना कि हमारे अंदर की जो सीखने की जो एक पैशन जो बच्चे में होता है वो बहुत जल्दी क्विक ग्रास्पिंग होती है। 18 साल के बाद अगर आप क्लासिकल सीखना शुरू करेंगे तो आपको टाइम लगेगा। तो मैं मना नहीं कर रही हूँ कि आप क्लासिकल मत सीखो, बट इफ़ यू वांट टू मेक इट इन द इंडस्ट्री एकदम, तो मैं आपको बता रही हूँ कि आप लाइट म्यूज़िक, गो फॉर लाइट म्यूज़िक। और अगर आप 30-35 साल के भी हो और आपको म्यूज़िक सीखना है तो सीखो, बिंदास सीखो, आपको जैसे करना है करो, पर अगर आपके मन में चाह है तो ज़रूर। और सीखे बिना आपको कभी म्यूज़िक नहीं आएगा। और म्यूज़िक एक समुंदर है, जितना सीखोगे उतना नीचे जाते जाओगे। क्या बात है। तो हम कभी सी बेड टच ही नहीं कर पाएंगे, मरियाना ट्रेंच टच नहीं कर पाओगे आप, कि जो समंदर का सबसे डीपेस्ट पॉइंट है। वही है। कर्नाटक म्यूजिक और क्लासिकल में फ़र्क क्या है? तो कर्नाटक म्यूज़िक एकदम अलग तरीके की सिंगिंग होती है, उसमें स्वरों का प्रोनाउंसिएशन, सुर एकदम सेम होता है। अच्छा। पर गाने का स्टाइल होता है एक, वो बहुत अलग होता है। तो जो साउथ इंडियंस होते हैं ना मोस्टली, वो उस तरीके के म्यूज़िक को ऑप्ट करते हैं। जैसे मेरे फेवरेट सिड श्रीराम, उन्होंने भी कर्नाटक म्यूज़िक ही सीखा है। फिर हम आ जाते हैं हिंदुस्तानी क्लासिकल, तो अरिजीत सिंह का काफ़ी उसमें वो है। तो ये 2 तरीके के सिंगिंग स्टाइल्स हैं जो इंडिया में फॉलो होते हैं, कर्नाटक म्यूजिक और हिंदुस्तानी क्लासिकल। और शोज में जब आप शोज करते हो, हाँ, कुछ सिंगर्स हैं जिनका प्लेबैक बहुत अच्छा है, बट वो शोज अच्छे नहीं कर पा रहे। हाँ, आपके करेक्ट। आप प्लेबैक भी अच्छा कर रहे हो, आप शो भी अच्छा कर रहे हो। तो जो प्लेबैक अच्छा कर पाए, शो अच्छा कर रहे हो, वो गैप क्यों आ जाता है फिर? वो गैप मैं आपको बताती हूँ। ये जो कंडेंसर माइक पे रिकॉर्डिंग करते हैं ना लोग प्लेबैक में, वो बहुत अलग तरीके, उसमें वॉइस का थ्रो, आप थोड़ा सा सांस भी लोगे ना वो ऐसे कैच करेगा। तो वो सिंगिंग स्टाइल, स्टूडियो में सिंगिंग स्टाइल बहुत डिफरेंट होती है और स्टेज पे बहुत डिफरेंट होती है। तो उन दोनों का बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। इफ यू वांट टू बी अ परफॉर्मर आल्सो, देन यू विल हैव टू लर्न परफॉर्मिंग ऑन स्टेज, बिकॉज इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एनर्जी, लॉट ऑफ थ्रो इन द वॉइस। और एज अ परफॉर्मर 3 बेस्ट टिप्स कि ये सीख लो। परफॉर्मर 3 बेस्ट टिप्स, जब आप स्टेज पे चढ़ो और आपको बहुत सारे लोग देख, आपको नर्वस फील हो, तो उनसे बात करना शुरू कर दो।
तुरंत टॉक टू देम फॉर 2 minutes। और कैसे हैं आप लोग, क्या खाया पिया, कुछ खाया पिया कि नहीं, थोड़ा हंसाओ उनको, कुछ जोक्स मार दो, थोड़ा क्लैप करवाओ उनसे, उनको बोलो ताली बजाने से बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, किसी तरीके से उनको हंसाओ, एंगेज करो, लाइटन अप योर मूड, एंगेज विद द ऑडियंस। और सबसे आई कांटेक्ट बना के रखो। मुझे पता है कि 8000 लोग से आप सबको नहीं देख पाओगे, लेकिन अगर आप आगे और आपके पास लोग खड़े हैं और आपको ऐसे देख रहे हैं तो उनकी आंखों में आंखें डाल के एक एक लाइन तो गा ही दो। करेक्ट। उनके साथ एक अपना बॉन्ड बना लो। ये दूसरी टिप। थर्ड टिप कि वोकल वार्म अप करके चढ़ो स्टेज पे, विच इज गला गरम करके बोलते हैं। हाँ, सबसे अच्छी टिप, स्टेज पे चढ़ने के 5 मिनट पहले जब आप अपने इन ईयर्स पहन रहे हो तो ये कर लो 5 बार, इससे गला खुल जाएगा। लोग हंसेंगे लेकिन हंसने दो। बट वो तो आप बैक स्टेज कर रहे हो ना, कौन देख रहा है? हाँ, बैक स्टेज करो। आसपास थोड़े बहुत लोग होते हैं तो बोले क्या स्कूटर चला रही है, तो शो के पहले मुझे कितनी बार बोला है शो के पहले स्कूटर चला रही है, बिकॉज मैं अपने इन ईयर्स पहनती हूँ, सब कर रही हूँ और मैं लिप रोल्स कर रही हूँ, तो इसको लिप रोल्स बोलते हैं। हाँ, इससे गला खुल जाता है, तो आप मस्त गा सकते हो स्टेज पर। वही। और 2 से 3 घंटे आराम से आप आराम से निकाल लेते हो ना, निकाल लेते हो, मजा आता है। और एक और चीज अभी पता क्या चल रहा है, अभी कई बार ना सिंगर्स इतने शोज कर रहे हैं, कई बार आप बेसुरे, कई बार आपका सुर हिलेगा, ठीक है, और बहुत ट्रोल होते हैं लोग, ठीक है। और अभी अनुव जैन देखोगे आपने, उन्होंने 10 जगह अच्छे शोज किए होंगे उस बेचारे ने, कई, तो उस पे कुछ बोलना है स्पेसिफिक? मैं यही बोलूंगी हम कि किसी आर्टिस्ट के लिए कुछ नहीं बोल रहे, अच्छे आर्टिस्ट हैं सारे, और इनफैक्ट मेरे मतलब मोटिव ये है मेरा कि यार लोग कई बार ना, आप जस्ट भी कोई एक गलती होगी ना किसी से तो आप ऐसे जज मत करो। लोग बहुत जजमेंटल होते हैं, आप 10 अच्छे काम करो, एक बुरा करो तो लोग पीछे पड़ जाते हैं, लेकिन इसका इस चीज़ से रेलेवेंस नहीं है। मैं आप जितने भी लोग देख रहे हैं अभी उनको बताना चाहती हूँ कि सुर किसी के बाप की जागीर नहीं होती है, कभी भी सुर हट सकता है। बहुत बड़े बड़े लेजेंडरी सिंगर्स का भी कभी ना कभी थोड़ा बहुत सुर हटा होगा, उसका मतलब ये नहीं है कि वो बेकार सिंगर्स हैं। करेक्ट। बहुत जल्दी मत जज करिए प्लीज़ स्टेज पे किसी भी आर्टिस्ट को। वो अपना पूरा, उसने अपने 20 साल की मेहनत लेके वो स्टेज पे आपके लिए परफॉर्म करने आया है, तो अगर उसका एक जगह सुर हिल गया तो आप इंस्टेंटली उसको जज कर लोगे तो बेचारा मायूस हो जाएगा। हाँ, और आप इतने मीम्स बना देते हो फिर वो बेचारा अलग दुख पे चला जाएगा। दुनिया ही ऐसी है, ट्रोलिंग इज द फर्स्ट थिंग दैट हैपेंस ऑन सोशल मीडिया। बट जितने भी लोग देख रहे हैं बोलती हूँ कि हाँ, ऑटो ट्यून ज़रूर, ऑटो ट्यून अरिजीत सिंह की आवाज़ में भी लगता है, तो क्या वो बुरे सिंगर हैं? करेक्ट नहीं है, श्रेया घोषाल की आवाज़ में भी लगता है। इट्स इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्शन में आप रॉ वॉइस नहीं डाल सकते, यू नीड टू हैव दोज इफेक्ट्स, यू नीड टू हैव दोज प्रोसेसिंग करके ऑडियंस को अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल। और ऐसा ही लाइव परफॉर्मेंस में होता है, थोड़े बहुत सुर हिलते हैं, कोई बात नहीं, इट्स नॉर्मल। हाँ, और ये जो लोग सिंगर हैं प्रॉपर, जो लोग गा रहे हैं, जो मैं ना कई बार मैं इतना बातों में चला जाता हूँ ना, दिमाग में भूल जाता हूँ, कट करना पड़ेगा, ठीक है। जो लोग प्लेबैक अच्छा कर रहे हैं, हाँ। ठीक है, और जो सीख रहे हैं अभी उन प्लेबैक सिंगिंग के लिए, हाँ। वो बताना अभी लोगों को प्लेबैक अच्छा करना अगर अपना। अच्छा, प्लेबैक सिंगिंग। हाँ। ओके, तो प्लेबैक सिंगिंग बहुत ही ईजी है। उसका मतलब ये है कि आप स्टूडियो सेशंस कर रहे हो, यू आर इन द स्टूडियो, यू आर रिकॉर्डिंग फॉर समबडी बट यू आर नॉट द फेस ऑफ इट, प्लेबैक। तो उसके लिए यही टिप्स है कि स्टूडियो रिकॉर्डिंग्स आप जितनी ज़्यादा करोगे ना, उतना ज़्यादा आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। एक्सपीरियंस इज़ द फर्स्ट थिंग दैट मैटर्स इन स्टूडियो सेशंस। माइक के कितने नज़दीक होके गाना है, कितने दूर होके गाना है। अगर आप हाई पार्ट्स गा रहे हो, यू अंडरस्टैंड योर वॉइस। मुझे पता है कि मैं हाई पार्ट गाती हूँ तो एक सुर के बाद मेरी आवाज़ बहुत श्रिल हो जाती है, तो मुझे माइक से पीछे होना पड़ेगा। फिर मैं अगर फ या फ नम का कोई शब्द ले रही हूँ तो मेरे को साइड होना पड़ेगा, अपना मुंह टेढ़ा करना, वरना ब्लो आ जाएगा। तो ये सब कुछ टेक्निक्स होती है माइक की, जो आपको विथ टाइम जब आप स्टूडियो सेशंस करने लगते हो तो आपको पता चलती हैं। तो जितने भी लोग प्लेबैक सिंगिंग के लिए आई एडवाइज कि जितने स्टूडियो सेशंस कर पाओ करो, एंड ट्राई एंड मेक अ होम सेटअप। गेट योर सेल्फ अ गुड माइक, गेट योर सेल्फ अ गुड साउंड कार्ड, छोटा सा सेटअप करिए और आप उसमें रिकॉर्ड करना शुरू करो। तो आपको अपनी आवाज़ बेटर पता लगेगी और आपको माइक पे कैसे गाना है वो आपको बेटर समझ आएगा। क्या बात है। एक लास्ट क्वेश्चन है, लाइफ में बचपन से बहुत कुछ देख लिया, बहुत सारे शोज देख लिए, नई नई जगह घूम लिए, नए नए लोगों से मिल लिए, बिल्कुल। फिर ना आप कुछ सीखते हो लाइफ में, अपना एक लेसन बनाते हो कि यार मेरी लाइफ का ना एक लाइफ लेसन है, ये संभाल के रखना बहुत काम आएगा सबके। तो आपकी लाइफ का एक बेस्ट लाइफ लेसन जो आप बहुत बिलीव करते हो कि
अगर मुझसे अगर कुछ सीखना है तो ये लाइन तो एटलीस्ट सीख लेना? मेरे हिसाब से बेस्ट लाइफ लेसन यही होगा कि डोंट गिव अवे द होल ऑफ यू टू एनीवन। जस्ट आप अगर 100% हो तो अपना 70% हमेशा अपने पास संभाल के रखो, क्योंकि अंत में जब आप ये दुनिया छोड़ के जाओगे तो आप अकेले ही जाने वाले हो। तो खुद के सगे बनना सीख जाओ सबसे पहले, उसके बाद आप ज़रूर औरों से ज़रूर प्यार करो, सब करो, पर खुद के सगे बनना बहुत इम्पोर्टेंट है। खुद से प्यार करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कि ये सीखा है। किसी को ना इतना मत दे देना खुद को कि खुद के लिए खुद कम पड़ जाओ। बिल्कुल, कितनी प्यारी बात बोली ना मैंने। ये तो सीखना पड़ेगा सबको। करेक्ट। एक गिफ्ट है मैंने आपके लिए रखा हुआ। ओहो I हो hope हो, आपको पसंद आएगा। धूम ताना। ओह गॉड, गिफ्ट्स, आई मैंने लव बैठ के एडिट गिफ्ट्स। किया ये फोटो। ओह, दिस इज ब्यूटीफुल। इसका क्वालिटी थोड़ा कम था, बट मैंने थैंक यू जितना सो कुछ कर मच। सकते थे हम लोग। थैंक यू फॉर कमिंग ऑन बातें विद दिव्यांश राणा। इट्स माय प्लेजर। थैंक यू। ये मेरे को कोशिश है कि मैं सबके घरों में रहूं। ओहो ठीक है? हो, बहुत सुंदर, हमेशा रहेंगे आप। हाँ। घरों में भी, दिलों में दिलों भी। में भी। शुक्रिया। दिल के घर पे रहना है मुझे। तो आज थे हमारे साथ प्रियांशी। बहुत कुछ सीखने को मिला कि हम एक छोटी सी बच्ची लखनऊ से आती है, ठीक है, और सीखती है, सीखते सीखते रियलिटी शोज़ करती है, बहुत सारे शोज़ करती है। और इसके अलावा भी ना हम लोग ना कई बार सोच लेते हैं यार सोशल मीडिया पे लोग तो बहुत कूल है कि ये तो वाओ, ये तो ऐसे होंगे, बट लोग अपनी जैसे होते हैं यार। और एंड में जो प्रियांशी ने बोला कि लाइफ में कुछ भी करो, बस खुद को किसी को ज़्यादा मत दे देना, अपने आप अपने रहो और खूब मेहनत करो लाइफ में, और सब हो जाता है। प्रियांशी का भी हुआ है, आपका भी होगा। और आपको म्यूज़िक के जो स्पेशल टिप्स दिए हैं उनको ज़रूर संभाल के लेके जाना, बहुत काम आएंगे। और नीचे प्रियांशी का इंस्टाग्राम अकाउंट आ रहा होगा, यहाँ पे मेरा आ रहा होगा। तो आपको जो भी बातें अच्छी लगी आप मैसेज करना, बोलना कि ये बात अच्छी लगी, ये मैंने सीखा। और देखते रहिए बातें विद दिव्यांश राणा। और नीचे पी लाइव स्टूडियो आ रहा होगा, सब्सक्राइब कर लेना। और बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सारी, बहुत ज़्यादा, बहुत प्यारी बातें। अच्छी बुरी मीठी तीखी बातें। बातें विद दिव्यांश राणा।